हेलो डियर एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम बैक है मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा था और डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखा था। उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। आप जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंडेड यानी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। 2 धागे इस तरह से अरेंज होते हैं जिससे 2 रस्सियों को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक सेल के अंदर इसको एडजस्ट होना होता है, ठीक है। और सेल के अंदर एडजस्ट होने के लिए इसको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लेना होता है। तो पहले डीएनए क्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है। क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फिर ये क्रोमैटिन कन्वर्ट होता है किसमें, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं कि इतना लंबा डीएनए जो है वो हमारी छोटी सी न्यूक्लियस में कैसे रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो मम्मी होती हैं वो ठंडियों के समय में स्वेटर बुनती हैं और स्वेटर बुनने के लिए ऊन का लच्छा मार्केट से लेकर आती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये ऊन का लच्छा है, अगर इसको एज इट इज़ रख कर ही बुनना स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम के बाद ये उलझने लगेगा, इसमें टैंगल्स आने लगेंगे, गांठ पड़ने लगेगी, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करती हैं मम्मी कि इनको राउंड करके एक छोटे से गोला, ऊन का गोला बना लेती हैं, है ना। अब इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि ये इतना प्लेस ले रहा था, एक छोटी सी जगह में आ गया, स्पेस बची। दूसरा, ये जो बार बार गांठ पड़ रही थी अब इसमें गांठ नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो डीएनए हमारा लंबा सा होता है वो भी खुद को एडजस्ट करने के लिए सेल के न्यूक्लियस में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है ना, बाय पैकेजिंग। किसके थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं कैसे, क्या बात है। हाँ, सबसे पहले बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर एज 0.34 नैनोमीटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, यानी कि ये दो बेस पेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर, ओके। और किसी भी एक पूरे डीएनए की अगर बात की जाए तो उस डीएनए में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, ओके। तो अब हमको डीएनए डबल हेलिक्स की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, ओके। तो जब हम लोग 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर से, तो होगा क्या, इसके कैलकुलेशन से निकल कर आएगा 2.2 मीटर, ओके। मीन्स कि हमारे जो डीएनए डबल हेलिक्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात, हमारे न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है, सेल है, ओके। सेल के न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर, है ना। जबकि डीएनए का लेंथ कितना बोला जा रहा है, 2.2 मीटर, ओके। तो इतना लंबा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट होता है, तो ये पॉसिबल है डीएनए पैकेजिंग के थ्रू। डीएनए खुद को एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर रैप करके एक लंबा 2 मीटर का
जो डीएनए होता है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है और इतने छोटे न्यूक्लियस में जा कर के एडजस्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए हम लोग इसी में आगे बात करते हैं। इन ऑर्डर टू फिट इन द डीएनए मॉलिक्यूल इनटू न्यूक्लियस, वही बात, डीएनए मॉलिक्यूल खुद को न्यूक्लियस में फिट करने के लिए क्या करेगा, इट नीड्स टू बी पैक्ड इनटू एक्सट्रीमली कंप्रेस्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। इसके लिए ये बहुत ही कंप्रेस्ड और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और उस कंप्रेस्ड और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, क्रोमैटिन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, देखो डीएनए की जो पैकेजिंग है वो प्रोकैरियोट में थोड़ा अलग होती है और यूकैरियोट में अलग होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंपल टाइप की सेल है, तो इसमें पैकेजिंग भी कैसी होगी, सिंपल टाइप की होगी। देखते हैं हम लोग कैसे होती है। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, किसकी बात कर रहे हैं, ई कोलाई की बात कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इनका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इनके न्यूक्लियस के चारों ओर। लेकिन फिर भी बट डीएनए डू नॉट स्कैटर थ्रू आउट द सेल, लेकिन फिर भी डीएनए पूरी सेल में स्कैटर्ड नहीं होता है, यानी फैला नहीं होता है ना। मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया की सेल है, इसका डीएनए पाया जा रहा है, तो डीएनए एक किनारे पर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरी सेल में फैला रहेगा। तो जिस प्लेस पर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, उस प्लेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं डीएनए बीइंग निगेटिव चार्ज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएनए पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। और प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती हैं इनमें, उन प्रोटीन को टर्म दिया गया है न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, है ना। क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोटीन होती है प्रोकैरियोटिक में, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन या नैप्स। ये जो न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, ये जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन यानी NAP हैं, जो इसकी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और इनके ऊपर निगेटिवली चार्ज डीएनए देखिए कितने अच्छे से रैप है। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं कि निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से अच्छे से रैप होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है। अब देखिए, द डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। अब देखिए यहाँ लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो डीएनए का लूप बनता है, इसको हेल्ड करके कौन रखता है, हेल्ड करके रखता है प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। अब हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग की, तो यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग जो होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, या कह सकते हो कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, देयर आर 3 ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग, यूकैरियोट में डीएनए पैकेजिंग के 3 ऑर्डर हैं, या कह सकते हो 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में डीएनए पैकेजिंग में न्यूक्लियोसोम मॉडल का फॉर्मेशन कहलाता है। सेकेंड ऑर्डर डीएनए पैकेजिंग सोलेनॉइड फाइबर बनता है। थर्ड ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकेजिंग में क्या होता है, स्कैफोल्ड लूप बनता है। इनको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल और स्कैफोल्ड मॉडल। आपके कोर्स में न्यूक्लियोइड और सोलेनॉइड मॉडल है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग स्कैफोल्ड मॉडल अपने क्रोमोसोम को पूरी तरह से समझने के लिए एक बार क्लियर समझेंगे। ओके, तो बात करते हैं यूकैरियोटिक में डीएनए पैकेजिंग की। तो हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, डीएनए प्रोटीन से एसोसिएट हो करके, जब डीएनए प्रोटीन से एसोसिएट होता है
तो क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है। ये क्रोमैटिन और कंडेंस होकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हमने 3 स्टेप पढ़े, न्यूक्लियोसोम मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल और इसके फोल्ड मॉडल। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल देखते हैं। तो a nucleosome model is a section of DNA that is wrapped around a core of protein। कह रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम डीएनए का वो सेक्शन होता है जिसमें डीएनए कोर प्रोटीन के ऊपर रैप होती है। अब ये कोर प्रोटीन क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं डीएनए की प्रोटीन की, तो डीएनए जिस प्रोटीन के ऊपर रैप होता है उस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन देखिए H2A हिस्टोन प्रोटीन, H2B हिस्टोन प्रोटीन, H3 हिस्टोन प्रोटीन और H4 हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब इन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2A, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2B, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H4 ये कंबाइन करके ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। इन्हीं को कोर प्रोटीन कहते हैं और इन्हीं कोर प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप होता है और रैप करके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और इस डीएनए को लॉक करने के लिए एक और हिस्टोन प्रोटीन होती हैं जिसे H1 हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। आई होप न्यूक्लियोसोम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रोमैटिन। व्हाट इज क्रोमैटिन? मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद डीएनए टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कई सारी प्रोटीन हमने बताया ना, 4 टाइप की प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्टामर बनाते हैं। 4 टाइप के प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्टामर इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। इनके 2 मॉलिक्यूल ये हम ले सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल पीछे की तरफ दिखा रहे हैं, 4 आगे और 4 पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर एक में H2A हिस्टोन होगा, H2B हिस्टोन होगा, H3 हिस्टोन होगा, H4 हिस्टोन होगा। अब इस हिस्टोन के ऊपर डीएनए रैप होता है इस प्रकार से, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हमारा। ठीक है, इस तरह से हमारा डीएनए रैप होता है। अब देखिए ये अभी हमने आप लोगों को बताया था, ये एक स्ट्रक्चर कोर पार्टिकल का या ऑक्टामर का जिस पर डीएनए रैप है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अब प्रोटीन और डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और डीएनए मिलकर के, ठीक है, प्रोटीन और डीएनए मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रोटीन और डीएनए मिलकर के बनाएंगे न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन प्लस डीएनए कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन दिख रहा है ये क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है क्रोमैटिन, ठीक है। ये दिख रहा है ना, एक धागे लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, बीड ऑन स्ट्रिंग, है ना। तो ये जो क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए रैप होकर के एक बीडेड स्ट्रक्चर बनाता है और इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे बच्चे, क्रोमैटिन, ओके। क्रोमैटिन जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कंबाइन फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिस्टोन आर स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन। हिस्टोन जो है वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन का ग्रुप होता है which is found in the nuclei of eukaryotic cell responsible for DNA packaging
लीडिंग टू क्रोमैटिन फॉर्मेशन। यही बात अभी हमने बताई कि क्रोमैटिन फॉर्मेशन के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब देखिए यूकैरियोटिक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट। अभी हमने आप लोगों को बताया था इस तरह से रिपीटिंग यूनिट होती है ना, जिसमें ऑक्टामर होते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, डीएनए इस तरह से रैप होता है, ठीक है, वही बात बता रहे हैं। यूकैरियोटिक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, है ना, विच रिजेंबल बीड ऑन स्ट्रिंग। जो किससे मिलता है, बीड ऑन स्ट्रिंग। ऐसा लगता है कि धागे के ऊपर छोटी छोटी सी बीड निकली हो। अब देखिए ये तो न्यूक्लियोसोम था, अब इनके बीच में जो डीएनए बच रहा है, इस डीएनए को क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लिंकर डीएनए बोलेंगे। क्लियर है। अब देखिए अ न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए सेक्शन। न्यूक्लियोसोम डीएनए सेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम बना है, जो कि ऑक्टामर या कोर पार्टिकल या 8 हिस्टोन प्रोटीन जो ऑक्टामर बनाते हैं उसके ऊपर रैप होता है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इस पर कितने होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, और इसका 1/3 4 पार्ट क्या होता है, रैप होता है किस पर, हिस्टोन कोर पार्टिकल पर। डीएनए का इतना पार्ट रैप होता है किस पर, कोर पार्टिकल पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों को डायग्रामेटिक दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर जो राउंड वाला स्ट्रक्चर है ये 4 टाइप की प्रोटीन, 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ है। कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3 और H4, है ना। और इसके ऊपर देखिए डीएनए का एक तो पूरा रैप होता है और एक 3/4 पार्ट इसका रैप होता है, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियोसोम है इसका डीएनए जब एक बार रैप हो गया वापस से खुल ना जाए, तो इसको लॉक करने का काम कौन करता है, लॉक करने का काम करता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है। कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल समझ में आया। ये जो हिस्टोन 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल मिल करके स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको ऑक्टामर या कोर ऑफ हिस्टोन कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा 8 हिस्टोन यानी H2A, H2B, H4, H3, है ना। इनके 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो आगे है 4 मॉलिक्यूल और 4 मॉलिक्यूल पीछे की तरफ है, ठीक है। ये डीएनए रैप है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन इसको लॉक करके रखा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोसोम की, ठीक है। अगर न्यूक्लियोसोम की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस डीएनए से जुड़े हुए हैं उस डीएनए को क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। और न्यूक्लियोसोम का डायमीटर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना हो जाता है, 10 नैनोमीटर। ओके, अब देखिए न्यूक्लियोसोम हमने बताया बीडेड स्ट्रक्चर है जिसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं और 146 बेस पेयर होते हैं। ये इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग हिस्टोन की बात करते हैं। हिस्टोन में हम लोग बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की। तो हम लोगों ने अभी देखा कि हर एक हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, ईच ऑक्टामर हैज़ 2 पेयर ऑफ डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन। जितने भी ऑक्टामर होते हैं उनमें 2 डिफरेंट टाइप की हिस्टोन प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, अब देखिए देयर इज़ एन एडिशनल टाइप ऑफ हिस्टोन, है ना। हमने बताया था एक और हिस्टोन होती है जो क्या करती है, डीएनए को रैप करके लॉक करके रखती है। कौन सी हिस्टोन होती है,
लिंकर हिस्टोन H1 कहलाती है, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन कंडेंस DNA। तो ये सारे के सारे हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4, ये 4 हिस्टोन के 2 मॉलिक्यूल मिल करके ऑप्टोमर बनाते हैं, जिसके ऊपर DNA रैप होता है। जब DNA रैप हो जाता है तो इसको लॉक करने का काम करता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्टोन H1 इज़ एसोसिएटेड विद द लिंकर रीजन। अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर डायग्राम देखिए, हिस्टोन H1, ठीक है, H1 हिस्टोन जो है वो अटैच होगा किससे, H1 हिस्टोन अटैच होगा ये लिंकर DNA से। यहाँ पर इसको लॉक करके रखा होगा, H1 और लिंकर DNA से क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। अब देखिए H1 हिस्टोन इज़ एसोसिएटेड विद द लिंकर रीजन कनेक्टेड टू कोर पार्टिकल, और कनेक्ट करने का काम करेगा किसको, कोर पार्टिकल को, एंड इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंडेंस। यहाँ पर DNA कंडेंस होकर के 30 नैनोमीटर का डायमीटर बना लेगा, और ये जो क्रोमेटिन फाइबर हैं बनेंगे द स्मॉलर बीड ऑन स्ट्रिंग। कैसे दिखाई देते हैं, स्मॉलर बीड ऑन स्ट्रिंग, है ना। तो जो न्यूक्लियोसोम का डायमीटर 30 नैनोमीटर बताया गया था, और जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं उनका जो होता है लेंथ, वो कितना हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर उनका 10 to 11 नैनोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है हिस्टोन कंटेन हाई अमाउंट। अब देखिए हिस्टोन जो है, हमने क्या बताया आपको, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। DNA जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण निगेटिव चार्ज होता है, उसको अट्रैक्ट करके रखने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो इसलिए जो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से बनी होती है। कौन कौन सी अमीनो एसिड, ये इम्पॉर्टेंट बात है, लाइसिन और आर्जिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइसिन और आर्जिनिन की बनी होती हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये DNA को हेल्ड करने में हेल्प करती हैं अच्छे से। ओके, इनका पॉजिटिव नेचर अमीनो ग्रुप के कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिस्टोन DNA इंट्रैक्शन। अब हिस्टोन और DNA का इंट्रैक्शन कैसे होता है, हिस्टोन कंटेन a large proportion of positively charged amino acid। अभी हमने बताया हिस्टोन जो है उसमें लार्ज प्रोपोर्शन होता है किसका, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड का। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती हैं कौन कौन होती हैं, लाइसिन और आर्जिनिन होती हैं, ठीक है, जो मिल करके क्या बनाती हैं, DNA का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब देखिए DNA जो होता है, अभी हमने बताया आपको निगेटिवली चार्ज होता है, ड्यू टू विच, क्यों निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है। हिस्टोन क्यों पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और इन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड का नाम है लाइसिन और आर्जिनिन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ दीज अपोजिट चार्जेस, है ना, अपोजिट चार्ज हुए क्योंकि प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इसके वजह से इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है, एंड देयर फॉर हाई बाइंडिंग एफिनिटी, जिसके वजह से ये अच्छे से हिस्टोन प्रोटीन और DNA के बीच में क्या होती है, बाइंडिंग हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसके कारण होती है, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड के कारण होती है इन द हिस्टोन पेप्टाइड एंड फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन, ठीक है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है
अमीनो एसिड से, जिसकी वजह से बॉन्डिंग होती है और साथ ही साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और साथ ही साथ फॉस्फोडाइस्टर के कारण क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में और ज़्यादा बढ़ता है और डीएनए अच्छे से क्या होता है, पैकेज होकर के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पर देखिए डीएनए का जो डायमीटर था वो कितना था, 2 नैनोमीटर, है ना। अब जब न्यूक्लियोसोम बना, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हुआ तो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बना। अब क्रोमैटिन का डायमीटर कितना हो गया, 11 नैनोमीटर। ओके, फिर उसके बाद अभी तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल था, इसके बाद सोलेनॉइड मॉडल आएगा। सोलेनॉइड मॉडल में क्रोमैटिन फाइबर जो बनते हैं वो 6 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में क्या होते हैं, घूम जाते हैं, घूम करके स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, जिसकी वजह से इनका डायमीटर कितना हो जाता है, 13 नैनोमीटर। फिर उसके बाद इसके फोल्ड मॉडल आता है। इसके फोल्ड मॉडल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कुछ आ करके इनसे बाइंड अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप कैसा हो जाता है, लूप लाइक हो जाता है, ठीक है, लूप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और इसका डायमीटर निकल करके कितना आता है, 300 नैनोमीटर। फिर ये और कंडेंस होते हैं और कंडेंस होकर के 700 नैनोमीटर में नैनोमीटर इनका डायमीटर हो जाता है। और यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, जबकि यूक्रोमैटिन जो है वो लूजली कॉम्पैक्ट डीएनए वाला पार्ट होता है यहाँ पर। और यूकैरियोटिक जो है वो एक्टिव पार्ट होता है, मतलब यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है इसलिए हेट्रोक्रोमैटिन में इनएक्टिव पार्ट होता है और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जैसी प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। फिर इसके बाद डीएनए और कंडेंस होते हैं, मेटाफेज कंडीशन में कंडेंस होकर के 1400 नैनोमीटर का डेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा है, बीच में क्या होता है, हेल्ड होता है सेंट्रोमियर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट। अब और ज़्यादा पैकेजिंग होता है। जब न्यूक्लियोसोम मॉडल था, सोलेनॉइड मॉडल था, उसमें जो पैकेजिंग थी उसमें हिस्टोन प्रोटीन का यूज़ हो रहा था, लेकिन देख रहे थे हम लोग और कंडेंस होता जा रहा था ना, तो उसको और कंडेंसेशन के लिए इसके फोल्ड मॉडल में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, ये भी कैसी होती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हो रही बात, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये और अच्छे से क्या हो जाती हैं, डीएनए हेल्ड हो जाते हैं इनसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल के बाद सोलेनॉइड मॉडल आता है, जो नेक्स्ट स्टेप है किसका, डीएनए पैकेजिंग का। हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह से क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हुआ था, मीन्स ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए है और डीएनए जो है वो रैप होता है किसके ऊपर, कोर पार्टिकल के ऊपर, और बन करके तैयार हुआ था क्या, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, 6 न्यूक्लियोसोम, देखिए 1 2, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरह से 6 न्यूक्लियोसोम इस तरह से रिंग में अरेंज होते हैं, जिससे इनका डायमीटर 10 नैनोमीटर से बदल करके कितना हो जाता है, 30, अप्रॉक्सीमेटली 30 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाते हैं, देखो इस तरह से, है ना। अब एक में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं,
1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। यहाँ पर भी कितने न्यूक्लियोसोम हैं? 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो इस तरह से 6 न्यूक्लियोसोम का कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? कंडेंस स्ट्रक्चर बनता है, यानी डीएनए जो है और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये मॉडल क्या कहलाएगा? आपका सोलेनॉइड मॉडल कहलाएगा, जिसमें डीएनए जो है ये कंडेंस होकर के 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर के डायमीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी और ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाता है। अब डीएनए को और कंडेंसेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसको छोटे से न्यूक्लियस में रहना है। अब इसके लिए नेक्स्ट जो मॉडल होता है वो स्कैफोल्ड मॉडल होता है। स्कैफोल्ड मॉडल में क्या होता है? देखिए, इन द थर्ड स्टेप ऑफ सुपर कॉइलिंग, यानी और सुपर कॉइलिंग और ज़्यादा कॉइलिंग होती है द डीएनए मॉलिक्यूल में। द 30 नैनोमीटर जो सोलेनॉइड मॉडल है, फिलामेंट इज फोल्डेड इनटू सेवरल अप्रॉक्स 0.3 मिलीमीटर लॉन्ग लूप, है ना। तो ये और ज़्यादा फोल्ड होता है। कौन? जो ये सोलेनॉइड मॉडल है, ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो आपका सोलेनॉइड मॉडल है, ये इस तरह से क्या होगा? फोल्ड होगा, जिसके वजह से ये लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अ थिक कॉइल्ड रॉड मेड ऑफ फाइब्रस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो रॉड बनी थी ना, ये रॉड किसकी बनी होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन की। और इस रॉड पर एक्ट एज स्कैफोल्ड, ये स्कैफोल्ड का काम करता है। स्कैफोल्ड यानी सहारा देने का काम करता है। ठीक है, टू सपोर्ट दीज रिंग, है ना। और इन रिंग, ये रिंग जो है, यानी जो सोलेनॉइड मॉडल की जो रिंग है, इस स्कैफोल्ड पर क्या होता है? कॉइल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉइल्ड हो जाती है। इस तरह से जब कॉइल्ड होती है तो इसका स्ट्रक्चर बॉटल ब्रश लाइक दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से इसके लूप दिखाई देते हैं, बॉटल ब्रश लाइक दिखाई देता है। और इसका डायमीटर कितना हो जाता है? पहले था 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड मॉडल में। अब जब ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर और ज़्यादा रैप हो गया तो इसका डायमीटर 300 नैनोमीटर हो गया। कितना हो गया? 300 नैनोमीटर हो गया। इट कंडेंस टू बिकम मोर कॉइल। अब ये और ज़्यादा कंडेंस होता है, और ज़्यादा कॉइल होता है ना। तो जब और ज़्यादा कॉइल होता है तो बिकम थिक रॉड, है ना। तो ये कैसा दिखाई देता है? इस तरह से एक थिक सी मोटी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना होता है? 700 नैनोमीटर होता है। दिस रॉड इज़ द क्रोमेटिड। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यही क्या होता है बच्चे? क्रोमेटिड होता है। और फिर ये क्रोमेटिड डुप्लिकेट होती है ना, कॉपी बनती है उसकी, 2 क्रोमेटिड बनते हैं। और फिर इसका डायमीटर कितना हो जाता है? 400 नैनोमीटर ठीक हो जाता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देखिए फिर से। ठीक है, अब क्लियर होगा आपको। तो इस तरह से हमने क्या देखा था कि डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है। इस डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन के कोर पार्टिकल यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन आ करके बाइंड अप होती है और फॉर्मेशन करती है न्यूक्लियोसोम का, जिससे इसका डायमीटर कितना हो जाता है? 11 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियोसोम हैं, ये 6 के पेयर में, कितने? 6 के पेयर में ऐसे फोल्ड होकर के रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ज़्यादा पैक्ड होकर के क्रोमेटिन फाइबर, जिससे इनका जो डायमीटर होता है वो कितना हो जाता है? 30 नैनोमीटर हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस कौन सा मॉडल कहलाता है? सोलेनॉइड मॉडल में इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर हो गया था। फिर हमने क्या देखा था कि जो ये सोलेनॉइड मॉडल बना था, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसको स्कैफोल्ड बोलते हैं, जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, रैप हो जाता है। क्या होता है, रैप हो जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर और लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या बॉटल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे इसका डायमीटर कितना हो जाता है, 300 नैनोमीटर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो 300 नैनोमीटर स्ट्रक्चर हुआ था, इसमें दो तरह की कह सकते हो कंडेंसेशन देखने को मिलता है। एक तो बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन होता है जिससे क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन बनता है, और एक थोड़ा कम कंडेंसेशन होता है जिससे यूक्रोमैटिन का फॉर्मेशन होता है। हमने बताया आपको हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो इनएक्टिव पार्ट होता है, यानी यहाँ पर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, जबकि यूक्रोमैटिन वाले पार्ट में रेप्लिकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, मीन्स ये एक्टिव पार्ट है। और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 700 नैनोमीटर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब और कंडेंस होता है, ठीक है, इंटायर क्रोमोसोम मेटाफेज में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पहले ये एक क्रोमेटिड बना था, हमने आपको बताया रॉड लाइक स्ट्रक्चर, फिर इसकी कॉपी होती है और दूसरा वाला क्रोमेटिड भी बन जाता है, जिससे इसका डायमीटर कितना हो जाता है, 1400 नैनोमीटर, बीच में एक सेंट्रोमियर बन जाता है। तो इस तरह से एक लॉन्ग 2.2 मीटर का डीएनए कॉम्पैक्ट होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है और एक छोटे से न्यूक्लियस में खुद को एडजस्ट कर लेता है। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।